जय हिंद सभी को। सबसे पहली चीज आप लोगों के बारे में हम बता दें, आपकी जो वॉइस प्रॉब्लम थी वो हमने दूर कर दी है लगभग। अब आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और बेहतर तरीके से आपको आवाज भी मिलेगी। दूसरी शिकायत जो आप लोगों से मुझे मिल रही है, आप लोग पूरा वीडियो व्यू नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को जो पेड ग्रुप में वीडियो दिया जा रहा है, वीडियो में आप लोग या तो वीडियो को देख नहीं रहे हैं या तो इकट्ठे देखने के चक्कर में है कि एक ही दिन बैठ के चार चार वीडियो कर लेंगे, चार चार वीडियो जो है देख लिए जाएंगे, भैया ने तो बना के डाल ही दिए होंगे। ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर हम वीडियो रोकेंगे, फिर हम रोक रोक करके वीडियो डालेंगे। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, ऑफलाइन क्लास में इतना डीप नहीं जाएंगे, पहली बात बता दें आपको, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में चीजों को जल्दी खत्म करना होता है और इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। तो आज हम लोगों ने कल पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग जरा उसी के आगे देखते हैं। कल हम लोगों का पाचन तंत्र खत्म हुआ था। पाचन तंत्र के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और उत्सर्जन तंत्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र, तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप सब लोग, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में उत्सर्जन तंत्र दिख रहा होगा आप सब लोगों को। उत्सर्जन तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम भी इसे कई जगह पर बोला जाता है। उत्सर्जन का अर्थ क्या है, देखिए हिंदी में एक वर्ड पढ़ते हैं आप जिसे बोला जाता है उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। तो उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, यानी किसी भी चीज का त्याग करना। तो हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से किन किन बातों पर, यानी क्या क्या चीजें हमें उत्सर्जन तंत्र में पढ़ना है और उत्सर्जन तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जैसे कि आपने इसके पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए पहली बात, उत्सर्ग का अर्थ हमने बताया आपको क्या होता है, त्याग। तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन एक क्रिया है, यानी उत्सर्ग एक क्रिया हो गई त्याग करने की। तो पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे मानव शरीर के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिनमें उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में, यानी मानव के उत्सर्जन के रूप में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो मानव में कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं, जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज जो आती है उत्सर्जन के अंतर्गत, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसे बोलते हैं वृक्क, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं आप लोग किडनी, या इसी को आप लोग एक वर्ड और समझते होंगे इसका, गुर्दा नाम भी इसी का यूज किया जाता है। गुर्दा भी आपका किसे कहा जाता है, किडनी को। तो तीनों नाम याद रखिएगा कि मानव का पहला उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पहला उत्सर्जी अंग कौन सा है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा उत्सर्गी अंग नहीं है या कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो पहला तो आपको याद रखना है किडनी या वृक्क या गुर्दा। अब अगली बात आती है कि अब हम लोगों को ये, तो अभी हम इसको डिटेल में भी बताने वाले हैं, आज बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बताने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। चलिए, तो पहला हो गया आपका कौन सा, तो पहला हो जाता है आपका किडनी या वृक्क। इसके बाद अगला, किडनी या वृक्क के माध्यम से उत्सर्जन किसका होता है, तो किडनी या वृक्क के माध्यम से उत्सर्जन होता है किसका, तो उत्सर्जन होता है यूरिया या यूरिक अम्ल का। लिखते जाइएगा, यूरिया या यूरिक अम्ल का। अब आपकी पढ़ाई की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी, इसलिए बहुत तेजी से मजबूत रहिएगा। तो यूरिया या यूरिक अम्ल,
इसके बाद अगली बात हम लोग कर लेते हैं, दूसरा मानव में उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो दूसरा अंग जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो है आपका त्वचा। त्वचा भी आपका एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। और त्वचा के माध्यम से किसका उत्सर्जन होता है। तो त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन किया जाता है किसका, बताइएगा जल्दी आंसर। त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन होता है किसका, तो पसीने का। पसीना यानी स्वेट, जो आपका पसीना निकलता है वो भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन है। और पसीने के माध्यम से मानव शरीर से कौन कौन से तत्व निकलते हैं। तो पसीने के माध्यम से पहली चीज तो आपका निकलता है NaCl यानी कि नमक, और दूसरा निकलता है तैलीय तैलीय पदार्थ। तैलीय पदार्थ, दो चीजें ये आपकी निकलती हैं, पहला NaCl और दूसरा निकलता है तैलीय पदार्थ। जरा आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर हम इसके आगे बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी हम बताने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो अंग पहला हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा अंग उत्सर्जी अंग के रूप में है, किडनी या वृक्क के रूप में। तो किडनी या वृक्क आपका या गुर्दा आपका यूरिक किसका उत्सर्जन करता है, तो ये उत्सर्जन करता है किसका, यूरिया का और यूरिक अम्ल का। इसके बाद त्वचा, त्वचा में किसका उत्सर्जन होता है, पसीने का। पसीने के माध्यम से क्या क्या निकलता है, तो NaCl यानी कि नमक की मात्रा बाहर आती है, और इसके बाद तैलीय पदार्थ भी बाहर आते हैं। अगला एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरा कमेंट करिएगा। कमेंट ये करना है कि जो मानव के पसीने में तैलीय पदार्थ बाहर आते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इनके लिए एक नाम क्या दिया जाता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला उत्सर्जी अंग आता है आपका फेफड़े। फेफड़े या इंग्लिश में इसे लंग्स कहा जाता है। अगला उत्सर्जी अंग आपका कौन सा है, फेफड़े या लंग्स। लंग्स के माध्यम से किसका उत्सर्जन होता है, तो लंग्स के माध्यम से उत्सर्जन होता है गैसों का। कौन सी गैसें, जो हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे CO2। CO2 का उत्सर्जन कहाँ से होता है, फेफड़े के माध्यम से होता है। इसके बाद अगला उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो अगला उत्सर्जी अंग आपका हो जाता है, हम इधर लिखे दे रहे, अगला उत्सर्जी अंग हो जाता है आपका, यानी 1 2 3 और ये चौथा उत्सर्जी अंग के रूप में आपका कौन सा जाना जाता है, तो चौथा उत्सर्जी अंग हो जाता है आपका, जिसको हम लोग नाम देते हैं आपका आहार नाल। आहार नाल या आप बोल सकते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत यकृत से हमने आपको बताया था 2 एंजाइम निकलते हैं आहार नाल से। कौन कौन से, या 2 पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम हमने बताया था बिलरुबिन। बिलरुबिन का उत्सर्जन होता है, और दूसरा है बिलुबर्डिन। बिलरुबिन और बिलुबर्डिन, इन दोनों का उत्सर्जन होता है। चलिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताइएगा, बिलरुबिन और बिलुबर्डिन यदि रक्त में घुलित होना बंद हो जाए तो कौन सा रोग होगा, जल्दी बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है। मल का पीला रंग किसके कारण होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख के मारिएगा, जल्दी फटाफट। इसके बाद आहार नाल में यानी पाचन तंत्र में ही एक पदार्थ और स्रावित होता है, और एक पदार्थ जो और निकलता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंडोल, और दूसरा होता है इसका स्केटॉल। इंडोल और स्केटॉल, ये 2 पदार्थ और निकलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों कहाँ से निकलते हैं, पाचन तंत्र यानी आहार नाल से। और इंडोल और एक्सेटॉल कहाँ से स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा ये आहार नाल यानी कि आपके यकृत से स्रावित होते हैं। इंडोल और एक्सेटॉल ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मल में गंध का प्रमुख कारण क्या है। मल में गंध का प्रमुख कारण क्या होता है,
पहला क्वेश्चन हमने पूछा मल का पीला रंग क्यों, किसके कारण। दूसरा क्वेश्चन मल का गंध, मल में जो गंध आती है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इंडोल और एस्केटॉल। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी के लिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, पिछली बार भी पूछे गए। मल में गंध का कारण क्या होता है, इंडोल एक्सेटॉल। और मल का पीला रंग किसके कारण, तो याद रखिएगा बिलिरुबिन और बिलोबर्डिन। और यदि ये रक्त में घुलित होना बंद हो जाए तो इनका इनका संचय होने लगता है नाखून में और आंखों में, जिसके कारण रोग कौन सा होता है, तो इसके कारण रोग होता है पीलिया, पीलिया होने लगता है। तो इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा फटाफट आप लोग जल्दी। इसके बाद हम अगला बताएं तो हमने ये बात करी आपका कहां पर, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, दूसरा त्वचा, तीसरा फेफड़े और चौथा आहार नाल। जरा इसको जल्दी फटाफट जल्दी 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 नोट करिएगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट बताते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, जल्दी नोट करिएगा। नोट कर लिया सभी ने, जल्दी जल्दी नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, प्रमुख रूप से 4 होते हैं। सबसे पहला वृक्क, दूसरा त्वचा, तीसरा फेफड़ा और चौथा आहार नाल। चलिए क्वेश्चन बताइए, आहार नाल या पाचन तंत्र से एक हमने आपको और बताया था, ये उत्सर्जन करता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। शरीर में ज्यादा हो जाएगा यूरिया के माध्यम से बाहर निकाल देगा। इसमें आप लोगों को याद, अभी हम ये भी बताएंगे कि आगे इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल का पीला रंग, पीला या यहाँ पर क्वेश्चन में डाला जा सकता है मल का पीला या हरा रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा बिलिरुबिन और बिलोबर्डिन के कारण होता है। इसके बाद मल में गंध का कारण क्या है, इंडोल और एस्केटॉल। ये आपके दो एक इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं जो यकृत से यानी कि आहार नाल से स्रावित होते हैं, तो ये पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नोट कर लिया। अब अगला हम आगे का पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है मानव के बारे में, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे किसके किसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी पिछली कुछ परीक्षाओं में जैसे कि मानव के बारे में अब हाईलाइट करना कम कर दिया है पिछले कुछ सालों से। पहले क्या होता था कि सभी एग्जाम जो भी हुआ करते थे वो सभी हाईलाइट करते थे मानव से संबंधित चीजों को, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पैटर्न को चेंज किया है और अब वो कीट या आपके जंतु जगत के बारे में भी पूछने लगे। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे और अगला देखेंगे केचुए में उत्सर्जी अंग क्या होता है। कई बार पिछली रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था कि केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। चलिए जल्दी आंसर बताइएगा, केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। आंसर है इसका, केचुए में उत्सर्जी प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। नोट कर लीजिएगा, केचुए में उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। इसके बाद अगला लिख लीजिएगा फीताकृमि। फीताकृमि में उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो इसमें उत्सर्जी अंग प्रमुख रूप से होता है आपका ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका या इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल जल्दी नोट करिएगा, फ्लेम सेल। फीताकृमि में ज्वाला कोशिका इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जल्दी नोट करिएगा। तो पहला मानव में, दूसरा हम लोग पढ़े केचुए में, तीसरा फीताकृमि में। चौथा नोट करिएगा, चौथा क्वेश्चन बनता है कि झींगा, झींगा मछली के बारे में आप लोग जानते हैं, झींगा में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो इसमें हरित ग्रंथि पाई जाती है। हरित ग्रंथि इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग ग्रीन ग्लैंड्स किसका प्रमुख उत्सर्जी अंग है, झींगा का। ग्रीन ग्लैंड्स किसका प्रमुख उत्सर्जी अंग है, झींगा का। फ्लेम सेल किसका उत्सर्जी अंग है, तो याद रखिएगा फीताकृमि का। इसके बाद नेफ्रीडिया किसका प्रमुख है, तो केचुए का। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा फटाफट। इसके बाद पांचवा हम लोग अगला देखते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कीट में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो कीट में खास करके आप लोग याद रखिएगा कॉकरोच के बारे में पूछा जाता है। तो कीट का प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है, इसमें होता है मेलपिगी मेलपिगी नलिका। मेलपिगी नलिका इसका प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मेलपिगी नलिका। नोट कर लीजिएगा, मेलपिगी नलिका।
इसके बाद छठा आपका अगला पूछा जाता है कि मुख्य रूप से पक्षी, कौमा मछलियां, या पूछा जा सकता है उभयचर, उभयचर, या पूछा जा सकता है सरीसृप या स्तनधारी। इनका प्रमुख उत्सर्जी अंग बताइएगा। आप तो बता सकते हो। पक्षी, मछलियां, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। स्तनधारी के बारे में अभी हम मानव के बारे में आपने पढ़ा था, मानव के बारे में बताइएगा इनका उत्सर्जी अंग कौन सा होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया वृक्क या किडनी, या इसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं, और इसको बोल सकते हैं गुर्दा। तो जल्दी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा आपको। आपकी रेलवे वाली परीक्षा में या जो आगे आने वाली परीक्षाएं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जल्दी नोट करिएगा, फिर हम आगे बताएं इसी के। चलिए, नोट कर लिया आप सबने। अच्छा, दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जो लोग भी वीडियो देखें लाइक करिएगा। दूसरी बात आप लोग ये याद रखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, आप क्या चीज कम करना चाहते हो, क्या बढ़ाना चाहते हो, या कोई भी संशोधन हो तो हमें तुरंत मैसेज लिख करके भेजिएगा। आप लोग मैसेज बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में नहीं डालते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करिएगा। आज से आपकी आवाज की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, लाइट की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, अब कोई समस्या नहीं, अब तेजी से क्लास आगे बढ़ेगी। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, अब आपका एक क्वेश्चन जो कि काफी बार पूछा गया है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से कौन सा जीव किस प्रकार का उत्सर्जी है, यानी कौन सा जीव किस प्रकार के पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं के प्रकार। हेडिंग डालिएगा जल्दी। अब हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ जो जंतु उत्सर्जन करते हैं, जिन पदार्थों का, पहली बात तो कौन सा जीव किसका उत्सर्जन करेगा, दूसरा उन्हें उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में विभाजित किया गया। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो विभाजित किया गया वो 3 आधारों पर विभाजित किया गया। अब ये 3 आधार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो वो जीव जो उत्सर्जन, जिनका उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, वे जीव जिनका उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। दूसरा, वे जीव जिनका उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है, वे जीव जिनका उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है। तीसरा, वे जीव जिनमें उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, जिनमें उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि उत्सर्जन मुख्य रूप से या तो अमोनिया के रूप में होगा, या यूरिया के रूप में होगा, या यूरिक अम्ल के रूप में होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे?
देखिए सब इन तीनों उत्सर्जन में सबसे ज्यादा विषाक्त या जहरीला कौन सा होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये आपका अमोनिया, ये सर्वाधिक विषाक्त होता है। विषाक्त यानी जहरीला, सबसे ज्यादा जहरीला उत्सर्जन कौन सा माना जाता है? तो अमोनिया। सबसे कम विषाक्त माना जाता है, यानी सबसे कम जहरीला माना जाता है किसे? यूरिक अम्ल को। सबसे ज्यादा विषाक्त माना जाता है यानी जहरीला माना जाता है किसे? अमोनिया को। तो जरा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। अब एक बात बताइएगा, जो सबसे ज्यादा विषाक्त होता है, अब मान लीजिए जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे आप कोई साधारण भोजन करते हैं, उबला हुआ अन्न खाते हैं या उबला हुआ भोजन करते हैं, तो उसमें विषाक्तता ज्यादा होगी, या तली है यानी तेल वाले, ज्यादा मसाला तीखा ये खाने वाले चीजों में ज्यादा विषाक्तता होगी। अब इसलिए आप लोग सब लोग समझते हैं कि जो भी आपका तेल में भुंजा हुआ, ज्यादा तेजी से भूंजा गया है, उसमें विषाक्तता ज्यादा होगी। अब जब आप उस विषाक्त भोजन को करने के बाद, यानी उस ज्यादा तैलीय भोजन को करने के बाद जब आप बर्तन को धुलेंगे, तो सबसे ज्यादा पानी किसे धुलने में लगेगा? सबसे ज्यादा पानी, सीधी सी बात है, तैलीय और मसाले वाला भोजन जिसमें बनाया गया उसे धुलने में लगेगी। तो सबसे ज्यादा पानी किसको लगेगा? अमोनिया वाले को। यानी अमोनिया जिनका उत्सर्जन होगा, उनमें पानी की मात्रा, वे जीव जिनमें पानी की पर्याप्त मात्रा जिन्हें मिलती होगी, वो किसका उत्सर्जन करते होंगे? तो वे जीव, एक लिख लीजिएगा पॉइंट, वे जीव जिनमें पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, वे बहुतायत में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी जगह जिनके पास पानी सबसे कम होगा, वो किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिक अम्ल का। यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं, वे जीव जिनमें पानी की कमी या उपलब्धता की कमी पाई जाएगी, तो वे उत्सर्जन करेंगे किसका? यूरिक अम्ल का। नोट कर लीजिएगा जल्दी। और यदि पानी की उपलब्धता और सामान्य है तो वे उत्सर्जन करेंगे, यानी पानी की उपलब्धता सामान्य होगी तो वे किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का। इसके बाद अगली बात आती है, जो जीव अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, वे जीव उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है? तो जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करे, उन्हें कहा, एक नाम दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है अमोनियोटोलिक। अमोनियोटोलिक लिख लीजिएगा। जो जीव यूरिया के रूप में उत्सर्जन करें, उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। और जो जीव यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करें, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाता है यूरिकोटोलिक। यूरिकोटोलिक। याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पर यूरिया के लिए यूरियो लगाया गया और यूरिक के लिए यूरिको लगाया गया और अमोनिया के लिए अमोनियोटोलिक लगाया गया। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके उदाहरण क्या क्या होंगे। तो अमोनियोटोलिक जीव जो वे जीव जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, उनके उदाहरण हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? तो उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं जलीय जंतु, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी इनके पास, तो उदाहरण के लिए जलीय जंतु। दूसरा हम लोग ले सकते हैं अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियां यानी जिनमें हड्डी पाई जाती हो, उन्हें अस्थिल मछलियां कहा जाता है।
इसके बाद तीसरा जलीय उभयचर। देखिए उभयचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय उभयचर और एक स्थलीय उभयचर। अभी जब हम और डिटेल में आएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। एक उभयचर सामान्य होता है और स्थलीय और जलीय उभयचर का अंतर ये होता है कि वे उभयचर जो जल में ज्यादा रहते हैं और स्थल में कम रहते हो तो उन्हें कहा जाता है जलीय उभयचर, और जो स्थल में ज्यादा रह पाए उसे कहा जाता है स्थलीय उभयचर। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं, 1 2 3 याद रखिएगा। इनके ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये उत्सर्जन, इनका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो आपको आंसर करना है इनका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। यूरिया के रूप में अगर उदाहरण की बात करें तो यूरिया के रूप में सीधा सा उदाहरण आ जाएगा। सबसे पहला आप लोग खुद आ जाएंगे, यानी कि कौन, मानव। दूसरा उदाहरण क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है स्थल उभयचर, क्योंकि इनके पास पानी की सामान्य स्थिति होती है। और तीसरा इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा उपास्थि मछलियां, यानी जिनमें अस्थि नहीं पाई जाती, सिर्फ उपास्थि पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है उपास्थि मछलियां। ये किस में आएंगी, तो ये आएंगी आपकी यूरियोटोलिक में, और ये उत्सर्जन करेंगी किसका, यूरिया का। और अब हम लोग आते हैं तीसरे में, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा स्थलीय उभयचर। इसके बाद हम लोग स्थल उभयचर के बाद उपास्थि मछलियां, अगर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये है उपास्थि मछलियां। तो ये आपका तीसरा था जो नीचे लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 तक दिख रहा है आपको, 1 2 और इसके बाद ये 3 उदाहरण इसके लिख लीजिएगा। इसके बाद यूरिक अम्ल के रूप में जो उत्सर्जन करते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, तो इनके उदाहरण हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो इसके उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसका आएगा पक्षी, दूसरा उदाहरण आएगा इसका कीट। कीट उत्सर्जन किस रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में। और इसके बाद तीसरा उदाहरण इसका आता है सरीसृप। तो यहां तक आप लोग आज नोट कर लीजिएगा। कल आपको हम यहीं से इसी के आगे बताएंगे, और कल यहाँ तक सबका तैयार होना चाहिए, हम पूछें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट सबके आने चाहिए निश्चित रूप से। अब आपकी स्टडी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पर रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।